के बाद आपका स्वागत है हमारे एक्सपर्ट स्पीक सेगमेंट में। और एक्सपर्ट स्पीक सेगमेंट में हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं बेहद खास मेहमान एलआईसी के पूर्व एमडी मुकेश गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है सर, आज हमें वक्त देने के लिए। आज हमारे स्टूडियो में आए और सर आज हम आपसे लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई बारीक बातें समझेंगे। धन्यवाद अनुराग जी, आपका मेरे इस चैनल पर मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहता था, इंश्योरेंस की जब बात आती है तो हमेशा ये एक वर्ग के द्वारा कहा जाता है कि जो इंश्योरेंस के एजेंट्स होते हैं या इंटरमीडिएट्स होते हैं उनको कमीशन बहुत दिया जाता है और ये कमीशन जायज नहीं है और इस वजह से इंश्योरेंस महंगा हो जाता है। बाकी इंडस्ट्रीज भी है, म्यूचुअल फंड वगैरह, वहां पे कमीशन स्ट्रक्चर कम है और बदलते दौर में एजेंट की भूमिका बदल गई है तो इतने भारी कमीशन की अब जरूरत नहीं है। अनुराग, हमें पहले दोनों प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड या और कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और जीवन बीमा में अंतर को समझना होगा। जीवन बीमा एक पुश प्रोडक्ट है जिसको बेचना होता है, जिसके लिए बहुत सारे एडिशनल एफर्ट्स अभिकर्ता को करने होते हैं, एजेंट को करने होते हैं। और उन एफर्ट्स के लिए, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है और एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट है जिसका आप केवल एक वादा ग्राहक को बेच के आते हैं, तो इसमें बहुत प्रयास की जरूरत होती है। और इसके अलावा इसकी जो प्रक्रिया है उसमें भी अभिकर्ता को कम से कम 4 से 5 विजिट ग्राहक की करनी पड़ती है। उसका मेडिकल चेकअप करवाना होता है, सारी रिपोर्ट्स देनी होती हैं और सारे जो प्रपोजल फॉर्म के क्वेश्चंस हैं एक एक का सही जवाब लेना आवश्यक होता है। तो मैं समझता हूं कि एजेंट को जो कमीशन मिलता है वो डिस्प्रपोर्शनेट नहीं है। उसके प्रयास अभी बहुत देश में चर्चा चल रही है हर जगह की एजेंट के कमीशन को बदला जाए। डीएफएस बोल रहा है, आरबीआई बोल रहे हैं, आईआरडीए बोल रहे हैं कि एजेंट का कमीशन ज्यादा है, लेकिन आप उस मत को सहमत नहीं है। हो सकता है थोड़ा सा ट्विकिंग कर सकें, लेकिन अगर ये सोचा जा रहा है कि हम इसके कमीशन को दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बराबर ला के रख देंगे, वो मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। वो संभव नहीं होगा, क्योंकि अभिकर्ता को भी एक जो वो प्रयास करता है, जो मेहनत करता है, उसका रिटर्न चाहिए, उसके लिए उसको इंसेंटिव चाहिए। और जिस तरह के प्रयास इंश्योरेंस में होते हैं, यहाँ पे हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मानते हैं कि अगर आप 10 अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उसमें से 2 या 3 अगर सक्सेस हो गए तो आप बहुत सक्सेसफुल एजेंट हैं। जबकि अन्य फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स फुल प्रोडक्ट्स हैं जहां पे आज इन्वेस्टर खुद अवेयर है और इन्वेस्टर अवेयरनेस के कारण लोग खुद चल के आते हैं। तो दोनों के प्रयासों में डिफरेंस है, इसलिए रिवार्ड में भी डिफरेंस होना चाहिए। सर, जिस तरह से आपने एजेंट की भूमिका की बात करी, लेकिन एक और तर्क दिया जाता है और नई पीढ़ी के द्वारा तर्क दिया जाता है, जेनजी के द्वारा तर्क दिया जाता है कि जो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, ट्रेडिशनल पॉलिसी के अंदर पॉलिसी होल्डर्स को रिटर्न नहीं मिले, लेकिन जो अभिकर्ता है, एजेंट है, वो धनवान बन गए। देखिए, पहली चीज, लाइफ इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन प्लान है, उसको निवेश से तुलना करना ठीक नहीं है, उसको निवेश समझना ही नहीं चाहिए। ये एक प्रोटेक्शन का प्लान है जहां पे आप अपनी इनकम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज, अभिकर्ता के कारण नहीं, रिटर्न्स अगर कम है तो उसके रीजन दूसरे हैं कि ये यहाँ के जो अगर सेविंग प्लान भी हैं, ट्रेडिशनल प्लान, तो उसमें पहली प्रायोरिटी उसके प्रोटेक्शन की होती है कि आपका कस्टमर का फंड प्रोटेक्ट रहे, इन्वेस्टर जिसको इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं उसका वो फंड प्रोटेक्ट रहे। तो यहां से आपको इक्विटी मार्केट वाले रिटर्न्स नहीं मिल सकते, डेट फंड वाले ही रिटर्न्स मिल सकते हैं। और तीसरी चीज मैं कहूंगा कि अगर रिटर्न्स की बात है तो आपको जो प्रीमियम आपने भुगतान किया उसमें से टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम जो किसी भी हालत में आप भूलने को तैयार हैं, उसको माइनस करके नेट इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न देखें तो शायद ठीक होगा। लेकिन अभिकर्ताओं के कमीशन के कारण रिटर्न कम है, इससे मैं इससे सहमत नहीं होऊंगा, क्योंकि अभिकर्ता की सर्विसिंग में भी भूमिका रहती है जी पॉलिसी देने के बाद। देखिए, ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है और लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीजें उस बीच में, जैसे 15-20 साल की, 25 साल की टर्म के लिए अगर पॉलिसी ली गई है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। वो आपके नॉमिनेशन, आपका एड्रेस, अगर कहीं गलती से आपने पॉलिसी लैप्स हो गई तो रिवाइवल से संबंधित सेवा, अगर मनी बैक पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट वाली पॉलिसी ली है, ट्रेडिशनल पॉलिसी, तो बीच बीच में जब मनी बैक का पेमेंट आता है उस समय क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसका पेमेंट, तो कई तरह की सेवाएं हैं, नॉमिनेशन, असाइनमेंट, अगर लोन लेना है तो लोन दिलवाना है, ये सारी, अगर किसी पॉलिसी होल्डर को इवन सरेंडर चाहिए तो अभिकर्ता हर जगह। और इसके अलावा एक रेगुलर चीज होती है रिन्यूअल प्रीमियम के लिए फॉलोअप करना और पॉलिसी को चालू रखना। तो ये सारे कार्य अभिकर्ता के ड्यूटीज में शामिल है
और ये सेवा उनको पूरे पॉलिसी टर्म में देनी होती है। बिल्कुल सर, अब मैं आपसे समझना चाहूंगा टर्म इंश्योरेंस वर्सेस एन्युटी इंश्योरेंस दोनों कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, और टर्म इंश्योरेंस क्योंकि कम प्रीमियम पे आपको 1 रुपए में बेटर इंश्योरेंस, रुपए की वैल्यू अच्छी मिलती है, कवर मिलता है, और उससे आपको टोटल प्रोटेक्शन जितना रिक्वायरमेंट है उतना आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस का ये है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस इज ए प्योर प्रोटेक्शन पॉलिसी जिसमें मैच्योरिटी बेनिफिट कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों का ये मानसिकता है कि हमें मैच्योरिटी पे कुछ चाहिए, तो वो ट्रेडिशनल पॉलिसी में जाते हैं। एन्युटीज का जहां तक सवाल है, एन्युटीज चाहिए क्योंकि अगर हम सर्वाइव करते हैं तो एक पर्टिकुलर एज के बाद हमारी रेगुलर इनकम बंद हो जाती है या कम हो जाती है। उस समय पर हमें सर्वाइव करने के लिए हमें अपने खर्च के लिए रेगुलर इनकम चाहिए। उस समय पे अगर हम कोई फंड क्रिएट करके करना चाहें तो मुश्किल होगा, इसलिए एन्युटी प्लान्स, डेफर्ड एन्युटी में सजेस्ट करूंगा कि अब यंग एज से 20-25 साल की उम्र से अगर मैं ये योजना करूं कि मैं जब 60 का या 55 का होऊंगा, जब मैं रिटायर होऊंगा, उसके बाद मुझे रेगुलर इनकम मिलती रहे, तो वो बिल्कुल एडवाइजेबल है। और जब हम डेथ की रिस्क का सोच रहे हैं तो हमें लिविंग टू लॉन्ग की रिस्क के बारे में भी सोचना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने काफी इंटरेस्टिंग बात कही कि डेथ की रिस्क के बारे में सोच रहे हैं तो ज्यादा जीने की रिस्क भी है, वो उसका सोचना चाहिए। हाँ, क्योंकि ज्यादा जीने में मेडिकल एक्सपेंसेस का भी रहेगा, उसकी भी प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन सर ये एक सवाल और उठता है कि अब कितना बीमा लेना चाहिए, ये लोगों के मन में हमेशा सवाल रहता है। तो आपका 4 दशक का अनुभव क्या कहता है कि इतना बीमा तो जरूरी है? सामान्यतः हम कह सकते हैं कि आपकी जो वार्षिक आय है उसका 10 से 15 गुना आपको रिस्क कवर मिनिमम लेना चाहिए, और अगर आपके ऊपर कोई ऋण है तो वो ऋण की व्यवस्था इसके अलावा होनी चाहिए। इतना टोटल बीमा, अगर मेरी 10 लाख की इनकम है वार्षिक तो 1.5 करोड़ का बीमा, और अगर मैंने 50 लाख का लोन ले रखा है तो वो 50 लाख लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी, तो मुझे 2 करोड़ का इंश्योरेंस की आवश्यकता है। और इसीलिए अगर पहले टर्म इंश्योरेंस पे ध्यान दिया जाएगा तो इसको अफोर्ड करना संभव होगा। लेकिन सर एक चीज और आपसे समझना चाहता था, इंश्योरेंस में एक चीज भी काफी ज्यादा चर्चा में कि मिस सेलिंग जो है वो एक दिक्कत है, जिसको जो जरूरत नहीं है वो प्रोडक्ट बेच दिया जाता है। तो पॉलिसी होल्डर उससे कैसे समझे प्रपोजल फॉर्म के स्तर पे और बाकी स्तर पे, अपनी जागरूकता के स्तर पे, जिससे कंपनी के स्तर पे भी मिस सेलिंग नहीं हो और पॉलिसी होल्डर के साथ भी मिस सेलिंग नहीं हो। देखिए, मिस सेलिंग समस्या है, इसके कारण में अगर जाएं तो कारण पहला यही है कि अगर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है उसको पूरी तरह से ट्रेन नहीं किया गया है कि किस प्रकार की आवश्यकताओं के लिए कौन सा प्रोडक्ट देना है, तो वो नीड एनालिसिस करके सूटेबिलिटी अगर नहीं जज कर सकता तो गलत प्रोडक्ट बेच सकता है। लेकिन मिस सेलिंग पिछले दशक में बहुत इस पर ध्यान गया है और बहुत कंट्रोल हुआ है। कंपनीज ने, सभी इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने लोगों को ट्रेनिंग देने का कार्य किया है। लेकिन ग्राहक के स्तर पर भी है कि उनको पहले अपनी आवश्यकता क्या है वो थोड़ा क्रिस्टलाइज करना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, और उसके अनुसार ही वो अगर सेल्समैन से, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो भी है, उनसे अपनी आवश्यकता बताएंगे कि मुझे इन नीड्स के लिए प्लान चाहिए, तो शायद सही प्लान उनको ऑफर किया जा सकेगा। कई बार दोनों ही क्लियर नहीं होते, ग्राहक भी स्पष्ट नहीं होता कि उसको क्या चाहिए, तो उस कंफ्यूजन में कितनी अवधि का चाहिए, कब तक वो बचा सकते हैं, तो दोनों को समझने की जरूरत है। सर, दोनों को समझने की जरूरत है। और एक चीज और है कि रेगुलेटर ने, IRDA ने भी व्यवस्था दी हुई है कि एक फ्री लुक पीरियड है 1 महीने के अंदर। तो अगर आपको खरीदने के बाद भी, पॉलिसी बॉन्ड आने के बाद अगर आप एक बार पढ़ लें उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को और आपको लगे कि ये आपको सूट नहीं करती हैं, तो विद इन अ मंथ वो इंश्योरर को पॉलिसी का फ्री लुक पीरियड का वो वापस उसको कैंसिल कर सकते हैं। बिल्कुल, तो वो प्रोटेक्शन IRDA ने ग्राहकों को प्रोवाइड किया हुआ है। बिल्कुल सर, अब एक आपकी राय जानना चाहूंगा, क्योंकि 4 दशक का आपके पास अनुभव है भारत की बीमा क्षेत्र का। भारत में अभी भी इंश्योरेंस की पहुंच, पेनिट्रेशन, प्रोटेक्शन गैप इतना ज्यादा क्यों है, और आपको क्या लगता है कि जो सरकार के द्वारा अभी नया बदलाव किया गया, नया कानून पास किया गया, सबका बीमा सबकी सुरक्षा, इससे कुछ बदलाव आएगा और जो इंश्योरेंस फॉर ऑल का लक्ष्य है वो पूरा हो सकता है? देखिए, प्रोटेक्शन गैप अभी भी 83 से 87% के बीच में है एज पर IRDA रेगुलेशन, लेटेस्ट रिपोर्ट। और प्रोटेक्शन गैप का मुख्य कारण यह है कि लोग पहली चीज बीमा की आवश्यकता को नहीं समझते,
और फिर समझते हैं तो भी अंडर इंश्योर्ड है। अगर मुझे जैसे मैंने एक कैलकुलेशन बताया भी कि 2 करोड़ का बीमा चाहिए, पर मैंने 2 लाख का बीमा लिख के और एक गलत फहमी है कि मेरा तो इंश्योरेंस है, तो इस कारण से प्रोटेक्शन गैप है। और इसमें दोनों का जिम्मेदारी है, जो सेल्समैन है उसको भी सही कैलकुलेशन बता के कितने की बीमे की आवश्यकता है और उसके लिए प्रॉपर कॉम्बिनेशन उसकी अफोर्डेबिलिटी में बताना चाहिए। और ग्राहक को भी बीमा की आवश्यकता समझनी होगी कि बीमा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपकी आय का प्रोटेक्शन है। और इसलिए बीमा निवेश से पहले जरूरी है, पहले बीमा फिर निवेश, ये मंत्र ग्राहक को समझना होगा। बिल्कुल, ये आपका हमारे लिए इंश्योरेंस मंत्र भी है। और सबका बीमा सबकी सुरक्षा, जो अभी नया कानून पास हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, उस अमेंडमेंट से 100% एफडीआई अलाउ किया है। तो मुझे उम्मीद है कि और कंपनीज आएंगी, तो जो इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 की बात है, सभी मिलकर इस प्रोटेक्शन गैप को कम करने के लिए मिलकर काम करेंगे, नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आएंगे और डिजिटल और दूसरे चैनल्स जो हैं जिनसे ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, उन सबसे इस सबका बीमा सबकी सुरक्षा वाले बिल का उपयोग करते हुए इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 करके बीमा इंश्योरेंस जो प्रोटेक्शन गैप है उसको ब्रीच करने का प्रयास करेंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों को बहुत आसान तरीके से, बेबाक तरीके से आपने बताई। कमीशन वाले मुद्दे पे आपका स्टैंड बिल्कुल अलग है, तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को सारी चीजें आपने इंश्योरेंस से जुड़ी हुई बारीक बातें सरल भाषा में समझाई। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। आज के इंश्योरेंस मंत्रा शो में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं हमारे इंश्योरेंस बेसिक के साथ। तो एन्युटी प्लान जो है रिटायरमेंट के बाद आपको नियमित इनकम दिलाने में मदद करता है। इसमें आप एकमुश्त रकम निवेश करते हैं या समय समय पर पैसा जमा करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी आपको मासिक, तिमाही या सालाना इनकम देती है। तय अवधि के लिए या पूरी जिंदगी के लिए एन्युटी के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। इमीडिएट एन्युटी, जिसमें निवेश के तुरंत बाद इनकम शुरू हो जाती है, और दूसरा है डिफर्ड एन्युटी, जिसमें पैसा पहले बढ़ता है और इनकम बाद में शुरू होती है। एन्युटी से मिलने वाली इनकम हो सकती है फिक्स मार्केट लिंक, इंडेक्स लिंक प्लान के अनुसार। एन्युटी प्लान लोकप्रिय है क्योंकि ये देते हैं गारंटीड इनकम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिटायरमेंट में मानसिक शांति। भारत में एन्युटी निवेश पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। ओल्ड जो सिस्टम है, ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत, जबकि पेंशन से मिलने वाली इनकम आपके टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्सेबल होती है। सरल शब्दों में एन्युटी आपको आपकी सेविंग्स को रिटायरमेंट की नियमित सैलरी में बदल देता है। जानकारी रखिए, सुरक्षित रहे, यही है हमारा इंश्योरेंस मंत्र।